हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो माय डियर, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पिछली क्लास में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कशन किया था, कैश फ्लो के बारे में बातचीत की थी और इसके एक ऊपर से फॉर्मेट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और किस किस तरीके से आएंगी। आज थोड़ा सा और डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका मेन फॉर्मेट है, पहले ऑपरेटिंग के मेन फॉर्मेट की बात करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग के और फिर फाइनेंसिंग के। ठीक है जी। क्वेश्चंस की शुरुआत हम तभी से कर देंगे जैसे मैं फाइनेंसिंग की आपको बताऊंगा, उसके तुरंत बाद से शुरू कर दूंगा। भाई मैं शाम के टाइम बना रहा हूँ वीडियो, सभी के शटर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, कोचिंग के अंदर। खैर डिस्टर्ब हुए होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। खैर आज जो डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो माय डियर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दो आपकी जो कंपनीज होती है दो प्रकार की होती हैं, एक तो फाइनेंसिंग कंपनीज और एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स आते हैं जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग है। माय डियर, जितनी भी कंपनीज होती है सेल परचेज का काम करती हैं, वो फाइनेंसिंग कंपनीज नहीं होती, वो तो नॉर्मल कंपनीज होती हैं जो सिंपल गुड्स परचेज करती हैं, या तो उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पे परचेज करेंगी, उन्हें मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड्स बना के सेल आउट कर देंगे, या फिर ट्रेडिंग कंपनी होती हैं जो खरीद के लाती हैं माल और जैसे खरीद के ला उसमें प्रॉफिट ऐड करके ऐसा का ऐसा ही बेच देते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दो तरीके की हमारी है, लेकिन इनका नेचर नॉन फाइनेंसिंग वाला है। ये किसी को लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं वो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो माय डियर, जब जो कंपनी जिसका मेन काम ही लोन प्रोवाइड करने का है, उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, यही सब तो है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। तो उसको कैसे आप डाल दोगे इन्वेस्टिंग के अंदर? उसको इन्वेस्टिंग में नहीं डालना। अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज है और उनका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो तो आप इन्वेस्टिंग में डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पैसा लगाया होगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा और वहां से आपको मिल रहा है प्रॉफिट, या तो आपको रेंट मिल रहा है, या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब आपके कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपकी इन्वेस्टिंग में तब होंगी जब आप नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करोगे। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है। तो जरा बातचीत कर लेते हैं। देखो, मैंने यहां तो बाइफर्केशन नहीं किया, बस यही थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने यहां बाइफर्केशन कर दिया कि नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी वही जो गुड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? जो गुड्स में डील करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही बात करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज की बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको क्लियर है। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम तो माल बेचना, माल खरीदना, यही सब नौटंकियां होती हैं। तो इनफ्लो कब होगा? जब आप कैश सेल करेंगे, माल बेचेंगे, या कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। आपने उधार माल बेचा था तो वो डेटर बन गया, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर ही होता है। ये डेटर और बीआर दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल तैयार होता है। मैंने रेशियो में ये चीज समझाई है। ठीक है। तो मैंने कहा आपको, आपने माल उधार बेचा और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वहां से पैसा मिल रहा है, तो वो भी तो आपका रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है। कहां की? ऑपरेटिंग का मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रॉयल्टी, फीस, कमीशन रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड। एक बात बता दूं आपको, इनकम टैक्स रिफंड कभी भी आपका ऐसे नॉर्मली प्लस नहीं होता। वो जो इनकम टैक्स आप पे करने वाले हो उसमें से नेट कर दिया जाता है। इनकम टैक्स पे करते हो, आप माइनस करोगे। मान लो आप इनकम टैक्स 30,000 रुपए पे कर रहे हो और 5,000 रुपए का रिफंड है, तो आप क्या करोगे? 30,000 माइनस करोगे और 5,000 प्लस करोगे। ऐसे नहीं करना, आप नेट कर दो, उसमें 25,000 माइनस कर दो। इस टाइप का थोड़ा सा आइटम रहता है। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स रिफंड हमेशा एक तरीके से नेट फिगर के तौर पर आता है। नोट मैंने डाला नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा, खामा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही चीजें लिखी हैं। ठीक है। अब आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, ये इनफ्लो वाली चीजें सब प्लस होंगी और आउटफ्लो वाली सर माइनस होंगी। तो भाई साहब, आउटफ्लो में क्या? कैश परचेज, आपने माल खरीदा, इसके साथ पेमेंट टू ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी तो वही होता है, बीपी और क्रेडिटर्स। जब आपने उधार माल खरीदा तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, तो जब आप उसकी पेमेंट करते तो पैसा तो जा रहा है ना, तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल। पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, भाई साहब आपका बिजनेस चल रहा है तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, तो उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करेगा? भैया वो तो हम ही करनी पड़ेगी। तो उस केस में पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड वगैरह वगैरह सब कुछ यहां जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर बात करो फाइनेंसिंग कंपनीज की, तो भाई साहब फाइनेंसिंग कंपनी का तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम तो क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। लोन प्रोवाइड कर रहे हो यार आप,
तो उस केस में क्या होता है, इनफ्लो कब आएगा, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, मतलब मैंने किसी को लोन प्रोवाइड कर दिया या मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, क्यों, मेरा काम ही यही है यार, मैं पैसा है मेरे पास, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, चारों तरफ पैसा लगा रहा हूं ताकि वहां से इनकम जनरेट करूं, मेरा कोई और काम ही नहीं है, मेरा कोई और काम नहीं है, तो उस केस में वो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। लेकिन मेरा व्यापार किसी और चीज का था, वहां मुझे पैसा मिल गया, मैंने कहा चल यार थोड़ा पैसा कमा ले, पैसा पड़ा हुआ ही तो है, बैंक में कौन सा बढ़ रहा है, तो मैंने क्या किया, तो बैंक में एफडी करा दी या फिर मैंने कहीं और पैसा लगा दिया जहां से मुझे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, तो वो उस टाइम पर इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सॉरी फाइनेंसिंग कंपनीज के केस में जो आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, ये सब चीजें इनफ्लो के तौर पे ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएंगी। क्वेश्चन ज्यादातर आपको इसका मिलेगा, आपको जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनका क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलने वाला है, लेकिन आप तैयार हर चीज के लिए रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ही रट के चले जाओ और एग्जाम में गड़बड़ी हो जाए, ठीक है सॉरी। तो रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज वही शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब होते हैं, तो आपने उन सिक्योरिटीज, आपके पास कुछ थी, आपने उन्हें सेल कर दिया, तो माय डियर ये भी ध्यान रखिएगा, वो सिक्योरिटीज आपने अपने पास सेल के लिए ही रखी हुई थी कि ठीक है यार जैसे ही पैसा बढ़ जाएगा, जैसे इनकम ज्यादा हो जाएगी, मतलब मैंने शेयर्स जब खरीदे 10 रुपए के हिसाब से खरीदे, अब उनकी मार्केट में वैल्यू 15 मुझे मिल रही है, तो अब मैंने उसे सेल कर दिया, और मैंने इसी इंटेंशन से सेल किया कि यार मेरा तो व्यापार ही यही है, समझ में आती बात। लेकिन मेरा अगर बिजनेस ये नहीं है और उसके बाद मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज है और मैंने इस इंटेंशन से बेचा है कि यार जैसे पैसे बढ़ेंगे तुरंत मैं सेल कर दूंगा, तो उस केस में वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन फिलहाल अगर फाइनेंसिंग कंपनी है और अगर आप ऐसी कोई सिक्योरिटी सेल आउट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है जी। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी आपका यहां आ गया। ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय स्टॉक ब्रोकर्स, माय डियर जो शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं ना, ये ब्रोकर्स का काम होता है, वो भी फाइनेंशियल कंपनीज के ही पार्ट होता है, तो वो ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक है जी। ब्रोकरेज एक तरीके का कमीशन होता है जो ब्रोकर्स को मिलता है, ठीक है जी, शेयर्स को सेल और परचेज करने पर। ये आपके वैसे कंपनीज एक्ट जब मैंने पढ़ाया था, जो कंपनी आपकी सेकंड बुक है, मैंने उसकी प्लेलिस्ट आप देख लेना, मैंने वहाँ भी ब्रोकरेज के बारे में समझा रखा है, ठीक है जी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। इनफ्लो ये सारी चीज़ प्लस वाली है और ये सारी माइनस वाली हैं। तो क्या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं मान लो लोन ले रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरे पास मेरे क्लाइंट का बहुत बड़ा मतलब एक प्रोजेक्ट बन गया, उसने मुझसे कहा भाई 2 करोड़ रुपए मुझे कल तक चाहिए, मेरे पास नहीं है 2 करोड़ रुपए, पर मैं तो भाई बिजनेसमैन हूँ, मैं तो फाइनेंसिंग का काम करता हूँ, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं किसी और फाइनेंशिंग कंपनी से मेरा कॉन्टैक्ट होगा, या फिर मेरे किसी फ्रेंड से या किसी के पास से भी मैंने किसी और सोर्स से पैसा मंगवाया और उधर पे आउट कर दिया। उस दर मुझे, जिसको मैंने अपने क्लाइंट को दिया है, वहाँ से मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और जहाँ से मैंने लिया है उसको मैंने 3% का इंटरेस्ट पे किया, तो बीच का जो 7% का इंटरेस्ट मुझे मिला, जो बच गया, वो मेरी इनकम है। रिस्क भी तो इसमें मेरा है, मान लो उधर पार्टी के पास पैसा डूब जाए तो 7% मेरे को यहाँ पर इनकम हो जाती है, तो 3% जो मैं पे कर रहा हूँ उसको इंटरेस्ट, तो वो भी तो हमारे यार ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, हमारे बिजनेस एक्टिविटी है। तो वही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, भैया मैंने सिक्योरिटीज खरीद ली, सेल करने के लिए भी सारा आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए एसेट परचेज कर लेते हो या तो सेल करते हो, तो इनफ्लो कब होगा, जब आप सेल आउट करोगे चीजों को, जब चीजों को बेचोगे तभी तो पैसा आएगा, तब इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो सीधी सीधी बात है प्लस होगा, और आउटफ्लो माइनस, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उस केस में क्या हुआ आपका, इनफ्लो कब होगा, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब सेल वैल्यू, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स को तो वहां से प्रोसीड्स जो आपको पैसा मिला है तो वो आपका इनफ्लो हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट को हटा दिया यहां से, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, गलती मत कर देना, करंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर बाकी इन्वेस्टमेंट है, अगर उन्हें सेल कर रहे हो तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब मैंने पैसा लगाया, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो एफडी करा दी, तो भी तो पैसा इन्वेस्ट ही कर रहा हूं, तो जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वहां प्लस हो जाएगा आके। डिविडेंड रिसीव, मैंने किसी और के शेयर्स खरीद ले, जरूरी नहीं मैं शेयर्स इशू करूं, मैं किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, पैसा था मेरे पास तो मैंने कहा पैसा लगा दिया, जब मैंने पैसा लगाया तो भाई वहां से डिविडेंड भी तो मिलेगा, तो वो डिविडेंड क्या हो जाएगा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, मैंने मकान खरीद लिया, ऐसा भी तो हो जाता है, मकान खरीद के या फिर मैं प्लॉट खरीद के और साले फैक्ट्री खुलवा दी मैंने,
ऐसा कई केसेस होते हैं हमारे, मतलब कई मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने अपने खुद की ही ज़मीन पे, मेरे मतलब परतापुर वगैरह मेरठ के एरिया में क्या होता है, परतापुर में मेनली, मेरठ में परतापुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर आसपास जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जाट हैं, गुज्जर, ये सब है, तो इनकी ज़मीनें हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी कोई कमाई, वैसे तो वो जो मेरे फ्रेंड है वो तो कमाने वाले हैं, लेकिन कमाइयाँ थोड़ी नहीं कम होती है, तो वो क्या करते हैं अपनी ज़मीनों को ऐसे ही मतलब रेंट पर दे देते हैं। उनकी ज़मीन है, कोई प्लॉट बहुत बड़ा उनका पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, किसी फैक्ट्री खुलवा दी किसी की, मतलब कुछ नहीं, टीन वीन लगवा दी और बस वो फैक्ट्री खुल गई, रेंट आ रहा है हर महीने। तो क्या है ये, मान लो मैंने ऐसे कोई लैंड खरीद लिया, फिर मकान, सिंपल एग्जांपल, मैंने कोई मकान खरीद लिया और उस मकान में मुझे किराया मिल रहा है, तो रेंट रिसीव क्या इन्वेस्टिंग का पार्ट है? बिल्कुल है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। क्यों? ताकि मकान की कीमत कल को बढ़ जाएगी, सेल कर दूंगा और उसके बाद मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी रेंट मिल जाएगा, और बाकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी वो अलग होगी। तो रेंट रिसीव्ड हमारा फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इसके बाद आउटफ्लो क्या होगा, जब मैं सेल आउट, सॉरी परचेस करूंगा, जब परचेस करूंगा तो पैसा जा रहा है, तो उस केस में क्या, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वही सही है, वही सब कुछ है। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, जो इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट है, वरना अगर इनकम टैक्स किससे रिलेट कर रहा है, इन्वेस्टिंग से, तो इन्वेस्टिंग में आएगा, उसमें से माइनस करोगे। और अगर इनकम टैक्स किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंसिंग से, तो आप फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, इनकम टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, या फिर जीएसटी ऑन फिक्स्ड एसेट, तो भाई साहब माइनस तो होगा, लेकिन वो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट लगाना रह गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने आपसे कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या पार्ट होता है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। ये प्लस माइनस का साइन भी ठीक से नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो समझ में आ ही रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इनफ्लो मतलब पैसा आना, तो इसमें क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, मैंने शेयर्स इशू किए, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, मैंने शेयर्स इशू के बदले मुझे क्या मिला, मुझे पैसा मिला, ठीक है जी, तो पैसा आ रहा है। डिबेंचर्स मैंने इशू किए, वहां से पैसा आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने ले ली, मैंने मतलब जो लॉन्ग टर्म होती है 12 महीने से ऊपर की बोरोइंग्स होती है, मैं उधार पैसे ले रहा हूं, ठीक है जी, तो वो भी आपका इनफ्लो हुआ। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, एक पॉइंट काम का। बैंक ओवरड्राफ्ट माय डियर क्या होता है, जब बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, मैंने कहा कि बैलेंस इन बैंक अकाउंट वो आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो गलती मत कर देना। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस से फिगर के तौर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। केवल करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके के लोन होते हैं और वो आपके कहाँ आएंगे, फाइनेंसिंग में आएंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है, तो इसका मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है। तो इनफ्लो कब होगा, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसी तरीके से कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, वो भी एक तरीके का लोन ही होता है, ठीक है जी। तो ये आपका सब कुछ कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा, इनफ्लो की साइड, मतलब प्लस हो जाएगा। और आउटफ्लो में क्या क्या आएगा, पेमेंट ऑफ, ये लोन है भैया, ये लोन है, ये LOAN, ये लोन है, पेमेंट ऑफ लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का पता ही आपको 12 महीने से कम का, और लॉन्ग टर्म आपके लंबे समय के लिए, ठीक है जी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स में देखने को मिल सकता है, आपको डिबेंचर्स में मिल सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर में सिर्फ बायबैक मिलता है। तो इसके बाद क्या है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा तीनों की स्थिति में जा रहा है, पैसा तीनों स्थिति में जा रहा है, तो आप माइनस करने वाले हैं। इसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, माय डियर मैंने क्या किया था, मैंने शेयर्स इशू किए, मतलब पैसा मेरे पास आ गया, तो शेयर होल्डर्स तो है मेरे पास, तो उनको डिविडेंड भी देना पड़ेगा प्रॉफिट के तौर पे, तो वो डिविडेंड जो देते हैं तो पेमेंट होती है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट पेड वाला है भैया, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट, वही बैंक ओवरड्राफ्ट की बात चल रही है। अगर बैलेंस घट जाता है या कैश क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस घट जाता है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उनका रिपेमेंट आपने कर डाला, ठीक है जी। इसके बाद आपका ये सारा, हाँ, इनकम टैक्स जो है वो अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो भी आपका यहाँ पर आने वाला है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेनली तो हमारी ये चीजें थी, तो मुझे लगता है इतना आपको क्लियर है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भैया वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करें। क्लास में तो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार सोचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आप एक बार में मतलब कितनी बार बुलवा लो यार मुझसे, वो तो आपकी वीडियो ही है। खैर कोई बात नहीं,
फिलहाल बस अब मैं आपसे विदाई लूंगा आज की वीडियो में। हम अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उस नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, इन तीनों के बारे में, इनके फॉर्मेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इनका फॉर्मेट अल्टीमेटली है क्या। ठीक है नहीं, अभी तो मैंने फॉर्मेट जो आपसे जो अभी पहले वाली वीडियो जो थी उस वाली वीडियो में जो डिस्कशन किया था, उस वीडियो में सिर्फ इस टाइप के डिस्कशन हुआ था जो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या ट्रीटमेंट करना है ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी क्या क्या होता है, करंट ईयर प्रॉफिट में क्या क्या प्लस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है वो कैसे आपको लिखना है, और उसके बाद टैक्स पेड कैसे होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जब बनता है तो कैसे बनता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो कैसे बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या ट्रीटमेंट है, प्रीमियम और रिडम्पशन क्या क्या करेंगे उनके साथ, ये सब चीजों के बारे में हम थॉरली डिस्कशन करेंगे फॉर्मेट में। सबसे पहला टारगेट होगा फॉर्मेट कवर करना और उसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। फुल फ्लैश क्वेश्चन करके ही हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। ज्यादा टाइम खराब मैं एक एक एक्टिविटी में नहीं करने वाला हूं। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं माय डियर, आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को अपने बताएं हमारे चैनल के बारे में। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।